हेलो एवरीवन, नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्मनी के स्टडी वीज़ा के बारे में, इसकी प्रोसेस को समझेंगे। बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आ रहे थे, स्टूडेंट्स के कुछ पर्सनल भी मिलकर गए हैं, तो वो जर्मनी के बारे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे कि क्या प्रोसेस होता है सर, क्या क्या करना पड़ेगा। और वो कुछ और दूसरे कंसल्टेंट्स के पास भी जाकर आए थे, बट अभी भी वो पूरी प्रोसेस के बारे में नहीं जान रहे थे। तो मैंने कहा कि मैंने एक वीडियो बना देते हैं जिससे कि आप सभी लोगों को जर्मनी की जो स्टडी की प्रोसेस होती है, स्टडी वीज़ा की, तो वो आपको सबको समझ आ जाए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी लोग जर्मनी में स्टडी करने के बारे में सोच रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हैं कि जर्मनी, पहले तो थोड़ा सा एक समझते हैं कि जर्मनी क्यों बच्चे जाना चाह रहे हैं। तो जर्मनी बच्चों का रुझान जो बढ़ा है पिछले लास्ट 1 और 2 ईयर से देखें तो जैसे कि कनाडा में जो एम्प्लॉयमेंट का या जो बच्चे जाते थे स्टडी करने, तो ड्यूरिंग स्टडी उनको जो वर्किंग आवर्स अलाउड होते थे तो उसमें काम मिलने में बड़ी परेशानी होने लगी। और दूसरा क्या हो गया कि बाकी जो कंट्रीज का तो जो वीज़ा सक्सेस रेशियो भी काफ़ी कम आ रहा था। तो जर्मनी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन उभर के आया है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि आप स्टडी करने जाते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कोई मिल जाती है, आपका एकेडमिक्स अच्छा है और उनकी एलिजिबिलिटी को पूरा कर लेते हैं, तो आपकी जो एजुकेशन है वो अप टू फ्री जैसी ही हो जाती है। ठीक है, तो वो ऑप्शंस के कारण जर्मनी काफ़ी इन डिमांड कंट्री हो चुका है स्टडी एस्पायरेंट्स के लिए। तो इसके साथ साथ क्या था कि उसमें जो आपकी जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की बात करें या न्यूजीलैंड की बात करें, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम है। और इस वहाँ पर जाकर जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी भी एज़ कम्पेयर टू कनाडा और यूके वगैरह से थोड़ा अच्छा चल रहा है, इसलिए लोग जर्मनी जाना प्रेफर कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जर्मनी का जो स्टडी वीज़ा का प्रोसेस क्या है। तो इसका प्रोसेस काफ़ी सारे लोग आपको बताते हैं कि जस्ट लाइक कनाडा जैसा है, बट इसमें 2-3 चीज़ें कनाडा से थोड़ी अलग हैं। तो पहले तो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं कि आप जर्मनी के लिए आप वीज़ा की प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए एक किसी यूनिवर्सिटी का आपका कोर्स का ऑफर लेटर। तो आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं या आप खुद भी अगर अप्रोच करते हैं किसी यूनिवर्सिटी को, तो उसमें उनका कोर्स के एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर आप वहाँ पूरी कर पा रहे हैं तो आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर मिलता है, राइट। तो कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि हो सकता है कि आपका इंटरव्यू भी लें, ठीक है, तो वो चांसेस होते हैं कि इंटरव्यू भी लें। तो अगर वो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आगे फर्दर प्रोसेस होती है। अब बात आती है ऑफर लेटर कैसे मिलेगा, कि क्या एलिजिबिलिटी होती है। एलिजिबिलिटी क्या होती है, मैं अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स की यानी कि जो ग्रेजुएशन डिग्री करने जा रहे हैं, मैं उनको रेफरेंस लेके बात कर रहा हूँ कि आपका 12th में कितना मार्क्स होना चाहिए। आपका 12th में एटलीस्ट 60% मार्क्स हो, ठीक है। और आपका जो लैंग्वेज एलिजिबिलिटी है, चाहे आपने आइल्स किया, पीटी किया, टॉफल किया, तो उसके अंदर 6 बैंड्स आइल्स में एटलीस्ट हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं तो वो भी 6.5 भी डिमांड कर रही हैं अकॉर्डिंग टू ईयर जो टारगेट आपका जो डिग्री प्रोग्राम है उसको लेकर। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को कितना बैंड स्कोर चाहिए कि जिससे मेरा एटलीस्ट एडमिशन हो जाए किसी यूनिवर्सिटी में, तो उसमें आपको आइल्स का 6 बैंड्स ओवरऑल चाहिए। अगर आप पीटी कर रहे हैं 59 चाहिए, राइट। तो इसके इक्वलेंट आपको इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होना चाहिए। आपके पास 12th के एग्जामिनेशंस में आपका 60% एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 2 कंडीशंस पूरी हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करें यूनिवर्सिटी में, आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। अब कितने दिन में ऑफर लेटर आएगा, 10 to 20 डेज के बीच में ऑफर लेटर आता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जल्दी दे भी सकती हैं, बट आप ऑन एवरेज कितना टाइम लगा कर चलो। जैसे ही आपका ऑफर लेटर आता है, इसमें जैसे कनाडा से अलग चीज़ क्या होती है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो जो जो जर्मनी की एक ये कह सकते हैं कि एक सेल है जो कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करते हैं, ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं, उसे कहते हैं एपीएस। एपीएस बेसिकली क्या है, जो आपके जो भी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, आपका पासपोर्ट है
आपके वो कोई आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, ये और आपका इंग्लिश का एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर है IELTS PT का, तो इनका सबका ऑथेंटिसिटी को चेक करेंगे। इसके लिए आपको क्या होता है कि APS की वेबसाइट है, उसके ऊपर जाना होता है, आपको फॉर्म फिल करके सिग्नेचर करके उसकी फ़ीस भर के, जो कि फ़ीस जो है इंडियन करेंसी में 18,000 है। तो वो फीस पे करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट सारे भेजने होते हैं, तो वो आपका 1 से 2 महीने का टोटल प्रोसेस होता है इसमें APS को क्लियर होने का, राइट। वो आपका APS क्लियर होके आ जाता है। इन बिटवीन आपका जो कॉलेज से यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर भी आ जाता है। अब वो 2 चीज़ें आपकी हो गई रेडी, तो अब आपने क्या करना है, इसके साथ साथ जैसे ही ऑफर लेटर आया आप क्या करो, जर्मनी में ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना है। जैसे कि कनाडा में GIC अकाउंट होता था जिसमें आपके लिविंग एक्सपेंसेस शो करने होते थे, तो आपने जर्मनी में एक ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना है। ठीक है, ब्लॉक्ड अकाउंट ऑनलाइन खुल जाता है, आपके ID प्रूफ्स के ऊपर खुल जाता है, राइट। अब ब्लॉक्ड अकाउंट में कितना पैसा रखना है, मेरे लास्ट वीडियो में जो हमने बनाया था कि लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, उसमें भी मैंने बताया था, दोबारा से मैं बता देता हूँ कि आपको ब्लॉक्ड अकाउंट में 11,904 यूरो, यानी कि अराउंड इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो 11.5 लाख के आसपास, 11,20,000 के आसपास आपको अमाउंट उसमें लिविंग एक्सपेंसेस के नाम का डालना है। ब्लॉक्ड अकाउंट भी खुल गया, आपका ऑफर लेटर भी आ गया, आपका APS भी सारे सर्टिफिकेट होके आ गया, ऑथेंटिसिटी चेक होकर आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, आपने भरनी है कॉलेज की, अपनी यूनिवर्सिटी की फीस। ठीक है, फीस कुछ लोगों को तो कह रहे हैं कि हाँ जी 6 मंथ्स की फीस भर के भी हो जाता है, मतलब एक्सेप्शनल केसेस हैं, आप रिस्क मत लीजिए, आप अपने माइंड को प्रिपेयर रखिए कि 1 ईयर की ट्यूशन फीस आपको पे करनी ही है। तो 1 ईयर की ट्यूशन फीस जैसे अभी हम देखें, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो 5,000 6,000 यूरो से लेके 11-12,000 यूरो तक की ट्यूशन फीस है 1 साल की। तो आपको 5-6 लाख से लेकर 11 लाख 12 लाख रुपए तक की ट्यूशन फीस हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस ऑफ कोर्स और कौन सी यूनिवर्सिटी है, या आपको स्कॉलरशिप इतनी मिल रही है उसको डिडक्शन होने के बाद। ठीक है, तो इतना ये जो आपको ट्यूशन फीस डिपॉजिट कराना है, राइट। ये कराने के बाद जब फाइनल अप्रूवल आ जाएगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाएगा, यानी कि अब आप रेडी हो फाइल सबमिट करने के लिए, अपनी एम्बेसी में लगाने के लिए। उसके बाद क्या काम होता है, उसके बाद जब फाइल लगानी है उससे पहले आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह रेडी होंगे, आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी प्रिपेयर होगी, फाइलिंग होगी। इसके साथ साथ आपने ट्रैवल इंश्योरेंस कराना है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस करवाया, 3 से 4 हज़ार की जितनी भी कॉस्ट लग रही है, वो ट्रैवल इंश्योरेंस कराने के बाद आपने क्या किया कि आपने वीज़ा फाइलिंग के लिए एम्बेसी में अपॉइंटमेंट उठाई। अब अपॉइंटमेंट मिलने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, तो जैसे ही अपॉइंटमेंट का स्लॉट मिला, आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन रेडी जो कर रखी है, फाइलिंग कर रखी है, अपनी जो प्रिपरेशंस कर रखी है, क्योंकि यहाँ जो ये स्टडी वीज़ा की फाइल जो लग रही है वो इन पर्सन सबमिट करानी है आपने VFS में, तो इन पर्सन आपने जाके सबमिट करा दी। वहाँ पर जो वीज़ा ऑफिसर है, दे कैन आस्क यू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर स्टडी, रिगार्डिंग योर स्पॉन्सर्स, रिगार्डिंग योर ड्रीम्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सपीरियंस के हिसाब से कंसल्टेंट्स भी आपको समझाते रहते हैं, राइट। और आपको बहुत सारे ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनकी ब्लॉग्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे रेडी हो जाते हैं और आप वहाँ पर जो भी उनके सवाल जब है वो क्लियर करने के बाद आपका पासपोर्ट सबमिट कर लेंगे वो। उसके बाद अगर आपका वीज़ा सक्सेस मिल जाती है, देन यू कैन फ्लाई टू योर ड्रीम कंट्री टू एक्सप्लोर फर्दर। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर पढ़िए। पढ़ने के दौरान आपको क्या होगा कि आपको ड्यूरिंग योर स्टडी पर वीक का 20 आवर्स जो भी चल रहा है, 20 आवर्स पर वीक आपको काम करने के लिए अलाउड है। और आपका जो अगर वेकेशन पीरियड है, ठीक है, तो उस टाइम आप कितना कर सकते हो, जैसे सेमेस्टर ब्रेक्स होते हैं, तो सेमेस्टर ब्रेक्स में आप 40 आवर्स तक आप अपना वीकली काम कर सकते हो। बट यहाँ पे एक कैपिंग है, पूरे साल में कितना कर सकते हो, पूरे साल में आप 120 फुल डेज का ही काम कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं कर सकते। सपोज आपकी जो सेमेस्टर ब्रेक्स हैं उसमें 40 घंटा आप काम कर रहे हो पर वीक, तो उसके हिसाब से प्लस 20 घंटा वैसे नॉर्मल स्टडी के ड्यूरेशन में आप काम कर रहे हो, तो इन टोटल आप पर ईयर का 120 फुल डेज का ही वर्क कर सकते हो। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये करने के बाद जैसे आपकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये प्रोसेस को हमने कंप्लीट कर लिया, समझ लिया। इसके बाद आता है कि
वहाँ स्टडी कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, ड्यूरिंग स्टडी मतलब काम कैसा मिलेगा, किस तरह से पढ़ाई होगी, राइट, और उसके बाद आगे क्या करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा तो सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि हम जाएंगे तो अपना जो फीस के एक्सपेंसेस हैं, लिविंग एक्सपेंसेस, ये निकालने के लिए काम मिलेगा कैसे। तो मैंने पहले बता दिया कि आपको ड्यूरिंग स्टडी और जो सेमेस्टर ब्रेक्स होते हैं वो इतने आवर्स आपको अलाउड है, वो मिलेंगे। उसके बाद स्टडी कंप्लीट हो जाती है आपकी, 3 इयर्स की डिग्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कैसे मिलेगा, है ना, मिलेगा, कितने टाइम का मिलेगा। तो बेसिकली क्या है, आपको वहाँ पर जॉब सीकर वीज़ा पे आना पड़ता है ना। अप टू 18 मंथ्स तक का आपको टाइम अलाउड हो जाता है। वो वीज़ा पर आप कोई भी अपने रेलिवेंट फील्ड में जो आपने स्टडी करी है उसमें आपने जॉब पकड़नी है। जॉब मिलने के बाद अगर आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जब भी अगर वो जॉब या कोई वर्क जो आपका इन डिमांड है उस कंट्री में, अगर आपका एम्प्लॉयर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, आपको 4 इयर्स तक का भी दे सकता है, तो वो EU ब्लू कार्ड बन जाएगा आपका 4 साल का, ठीक है। तो आप उस पर काम कीजिए, ठीक है। काम करने के ड्यूरेशन में आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, राइट, आप अपनी होम कंट्री वापस आकर कुछ टाइम बिताना चाहते हैं, ये सभी काम हो जाते हैं। तो आगे बात आती है कि यहाँ पर स्टडी करने के बाद आपने जॉब भी पकड़े तो उसका PR का क्या होगा। PR में क्या होता है, जैसे EU ब्लू कार्ड, जैसे मैंने बोला कि ब्लू कार्ड मिल जाएगा, है ना, बट ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आपने 5 इयर्स टैक्सेबल में अगर आपने काम कर लिया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर अ PR। मोटा मोटा मान के चलो कि आपको 5 साल लगने वाले हैं, ठीक है। तो 5 साल लगने के बाद आप प्रॉपर टैक्स में आप काम कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो कि वहाँ के PR के लिए। कुछ और छोटे मोटे क्राइटेरियाज हैं वो पूरे करो और उसके बाद आपकी PR हो जाएगी और आपका वहाँ का रेड पासपोर्ट बन जाएगा, जिसमें कि जिसको लेने के बाद आप और भी किसी कंट्री में मूव कर सकते हो इजीली। बट वहाँ जर्मनी में जैसा स्कोप है, आप सभी लोगों को पता है कि वहाँ टेक्नोलॉजी के मामले में भी वो कंट्री बहुत आगे चल रही है, ठीक है, और उनका इकोनॉमी वाइज भी देखें तो काफ़ी स्टेबल इकोनॉमी है, राइट। तो वहाँ पर अगर आप अपना करियर बनाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा फ्यूचर हो सकता है। बट सबकी अपनी अपनी थॉट प्रोसेस होती है, अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, कुछ लोग अपने अपने लिंक्स होती हैं, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जर्मनी का स्टडी वीज़ा के लिए प्रोसेस क्या है, क्या क्या करना होता है, और आगे जो वर्क मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, कितने आवर्स मिलेगा, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट या क्या होता है, मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने टाइम का मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा हमने ब्रीफ में समझा है। आई होप कि काफ़ी कुछ इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। अगर आप जर्मनी के स्टडी वीज़ा के बारे में किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें, मुझसे टाइम लें और ऑफिस में आकर मिलें। थैंक यू।